मैं ज्योति सिंगौर, कक्षा 12वीं, समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, जिसका हम अध्याय 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन, जिसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की आज हम चर्चा करेंगे। आज हम राष्ट्रीय आय लेखांकन का बिंदु क्रमांक 2.2 आय का वर्तुल प्रवाह और राष्ट्रीय आय गणना की विधि, जिसके अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, बंद अर्थव्यवस्था एवं खुली अर्थव्यवस्था, आय के वर्तुल प्रभाव की मान्यताएं एवं शर्तें देखेंगे। आय का वर्तुल प्रवाह या चक्रीय प्रवाह, राष्ट्रीय आय की गणना की जो 3 विधियां हैं, इसके बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आय का वर्तुल प्रवाह। आय का वर्तुल प्रवाह समझने से पूर्व हमको अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक समझना जरूरी है। राष्ट्रीय आय लेखांकन की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रक में बांटा गया है, जिसकी हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। पहला क्षेत्र फिर भी मैं आज के विषय वस्तु के अनुसार जरूरी था, इसलिए मैंने इसको संक्षिप्त विवरण इसमें लिया है। पहला है हमारा परिवार क्षेत्रक। इसे उपभोग क्षेत्रक भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के द्वारा उत्पत्ति के विभिन्न साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन व साहस का विक्रय किया जाता है, जिनसे उत्पादन किया जाता है। इन साधनों को लगान, मजदूरी, ब्याज, वेतन तथा लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। यानी आप ये मान लीजिए कि उत्पत्ति के जितने साधन हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो सभी क्षेत्रक पाए जाते हैं परिवार क्षेत्रक में। सरल शब्दों में हम कहें तो सरल शब्दों में परिवार क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां उत्पत्ति के सभी साधन प्राप्त होते हैं और जिनका उपयोग से ही हम उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा क्षेत्रक है हमारा उत्पादन क्षेत्रक। यह किसी भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र के द्वारा ही उत्पत्ति के साधनों को जुटाकर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। वास्तव में इस क्षेत्र का मुख्य कार्य उत्पादन करना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्षेत्र मिलकर ही उत्पादन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। यदि परिवार क्षेत्र नहीं होगा तो उत्पादन के साधन नहीं मिलेंगे, और यदि उत्पादन इकाई नहीं होंगी तो किसी भी वस्तु का उत्पादन संभव नहीं है। इस प्रकार ये दोनों क्षेत्रक एक दूसरे के पूरक हैं और अनिवार्य क्षेत्रक हैं। तीसरा क्षेत्रक है हमारा सरकारी क्षेत्रक, जिसको आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। सरकार का कार्य है कानून व्यवस्था देखना, नियम कानून बनाना। इसके अतिरिक्त कल्याणकारी राज्य में सरकार उपभोग तथा उत्पादन के कार्य भी करती है। जब देश की जनता के लिए उत्पादन करती है तो उत्पादक क्षेत्र कहलाती है। इसके विपरीत जब सरकार सामूहिक उपभोग के लिए वस्तु खरीदती है तो उसे उपभोग क्षेत्र कहा जाता है। और चौथा है हमारा विदेशी क्षेत्र। किसी भी अर्थव्यवस्था में केवल देश के नागरिकों के लिए ही उत्पादन नहीं किया जाता। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में कुछ उद्योग या फर्में ऐसी होती हैं जो विदेशियों के लिए वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न करती हैं और उन्हें निर्यात करती हैं। इसी प्रकार विदेशों में भी कुछ वस्तुएं ऐसी बनती हैं जो वो देश भी निर्यात करते हैं और हम उन वस्तुओं का आयात करते हैं। इस प्रकार के आयात निर्यात में सम्मिलित सौदों को हम विदेशी क्षेत्र में रखते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रक हैं: परिवार, उत्पादन, सरकार और विदेशी क्षेत्र। बंद अर्थव्यवस्था। नाम से आप समझ गए होंगे, ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से बंद हो। बंद का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई उत्पादन नहीं होता, कोई काम नहीं होता, वस्तुएं नहीं बनती, सेवाएं नहीं बनती, ऐसा नहीं है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है ये विश्व के अन्य देशों से जब इसका संबंध नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसका संबंध अन्य देशों से नहीं होता। जब किसी देश का कोई भी आर्थिक संबंध अन्य दूसरे देश से नहीं होगा, वही देश कहलाएगा बंद अर्थव्यवस्था। यदि भारत में निर्मित वस्तुओं के हम किसी भी देश में यदि हम ना बेचें या किसी अन्य देश से हम अपने देश में कोई भी वस्तुओं का आयात ना करें तो हमारा देश भी क्या कहलाएगा? बंद अर्थव्यवस्था। परंतु आधुनिक समय में विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां विश्व के
अन्य देशों से आयात और निर्यात ना होता हो। परंतु कुछ हद तक नॉर्थ कोरिया बंद अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। यहाँ बहुत ही कम वस्तुओं का बाहरी देशों से व्यापार होता है। खुली अर्थव्यवस्था क्या होगी? बंद अर्थव्यवस्था के विपरीत होगी। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका संबंध विश्व के सभी देशों से हो। वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद नहीं है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था का दूसरे देशों या शेष विश्व से आर्थिक लेन देन के संबंध होते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था वाले देशों में दूसरे देशों से वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात किया जाता है। इसी प्रकार दूसरे देश की वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात किया जाता है। कोई भी अर्थव्यवस्था पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं हो सकती। इसीलिए अब जो हमारा संपूर्ण विश्व है वो एक बाजार है। खुली अर्थव्यवस्था के कारण ही हमको विश्व के इतने देशों की वस्तुओं का हम उपयोग कर रहे हैं। भारत में ही कितने देशों के वस्तुएं आती हैं और हम उनका बाजार में उपयोग करते हैं। आय के वर्तुल प्रवाह को समझने के लिए हमको कुछ शर्तें मानना पड़ेगा या मान्यताएं माननी पड़ेगी कि ऐसा ही अर्थव्यवस्था में होता है। सबसे पहला है, अर्थव्यवस्था में केवल 2 क्षेत्रक हैं। अभी हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्रक हैं? 4 क्षेत्रक हैं। परंतु वर्तुल प्रवाह की मान्यता के अनुसार ये माना जाता है कि अर्थव्यवस्था में केवल 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पारिवारिक क्षेत्र और दूसरा है व्यवसायिक फर्म। अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसके लिए ये भी मान लिया जाता है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका विश्व के अन्य देशों से कोई संबंध नहीं है। ना यहाँ से निर्यात होता है और ना ही यहाँ पर आयात होता है। तो कैसी अर्थव्यवस्था हम मानेंगे? कि एक बंद अर्थव्यवस्था है। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यानी यहाँ पर किसी भी ये दोनों क्षेत्रों पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। कोई नियम कानून सरकार के नहीं होते। इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार नहीं होती। सरकार है, परंतु वह इनके कार्यक्षेत्र पर कोई हस्तक्षेप नहीं करती। परिवार बचत नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है इसका, कि परिवार बचत नहीं करते। ये नियम समझने के लिए हमें यह मानना पड़ेगा कि यदि 100 रुपए की वस्तु का उत्पादन हुआ है तो 100 रुपए का आय परिवार क्षेत्र को मिलेगा, या काम करने वालों को कितना प्राप्त होगा? 100 रुपए। और ये 100 रुपए को क्या कर देंगे? पूरा का पूरा खर्च कर देंगे। इस तरह से ये नियम समझने के लिए ये जरूरी है कि कोई भी क्षेत्र बचत नहीं करता। लास्ट बिंदु है हमारा, विदेशी क्षेत्र नहीं है। हमने वही देखा था कि 4 हमारे क्षेत्रक हैं जिसमें सरकार भी काम नहीं कर रही है और कोई विदेशी क्षेत्र नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था कैसी है? बंद अर्थव्यवस्था है। अर्थात इसको समझने के लिए हम केवल ये 2 क्षेत्रकों के बारे में समझेंगे। कौन कौन से? पारिवारिक और व्यवसायिक फर्म। आय का वर्तुल प्रवाह को सरलीकृत करके समझने के लिए हमारे कोर्स में केवल द्विक्षेत्रीय मॉडल है। अर्थात हम यह मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र के स्थान पर केवल 2 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? परिवार क्षेत्र और फर्म ही कार्य करते हैं। सरकारी क्षेत्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है, अर्थात बाह्य क्षेत्र भी नहीं है। आय का चक्रीय प्रवाह हम केवल 2 क्षेत्र, परिवार और फर्म के बीच के प्रवाह को हम समझेंगे। देखिए, आप कठिन बिल्कुल नहीं समझिए, बहुत सरल है। शब्द मैं जानबूझ के आपको अर्थशास्त्र के उपयोग करती हूँ जिससे आपको अभी से अर्थशास्त्र की इस शब्दावली से आप परिचित रहें। आय का जो वर्तुल प्रवाह है वो इसमें हम ये देखेंगे कि आय किस प्रकार से इन दोनों के बीच में गति करती है। कभी फर्म के पास होती है, कभी परिवार के पास होती है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में केवल 2 क्षेत्रक हैं, तो आय कभी इसके पास रहेगी, कभी इस प्रकार इसके पास रहेगी। तो किस प्रकार से आय की गति होती है, किस प्रकार से आय गति करता है, वो आज हम इस टॉपिक में समझेंगे। आय का वर्तुल प्रवाह, या आपको कभी कभी कहीं पुस्तक में मिलेगा ये, अदर बुक्स में, आय का चक्रीय प्रवाह। दोनों का मतलब एक ही है। यदि आपका प्रश्न आय का वर्तुल प्रवाह आएगा तब भी वही होगा, या आय का चक्रीय प्रवाह।
जब आय का प्रवाह चक्र के रूप में विभिन्न क्षेत्रों के बीच होता है, आय का चक्री प्रवाह कहलाता है। आय का प्रवाह चक्री क्यों होता है? अब प्रश्न ये है कि आय का प्रवाह चक्री क्यों होता है? किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन जरूर होता है। आप देखते होंगे, क्या कोई ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन ना होता हो? हर अर्थव्यवस्था में उत्पादन जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उत्पादन के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हमें बहुत सी वस्तुओं की आवश्यकताएं निरंतर होती रहती हैं, क्योंकि आवश्यकताएं असीमित हैं। उत्पादन का कार्य में हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? उत्पत्ति के साधनों की। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। अब ये बताइए कि जब ये सभी मिलकर उत्पादन करेंगे, तो क्या ये बिना पैसे के काम करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। इनको तो पैसे, काम के बदले में पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अतः इन्हें कार्य के बदले में क्या मिलता है? भूमि को लगान मिल जाता है, श्रम को मजदूरी मिल जाती है, पूंजी को ब्याज मिलता है और उद्यम को क्या प्राप्त हो जाता है? लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। जब आय प्राप्त होगी, जब इनको आय प्राप्त होगी, तो फिर ये मांग करेंगे। मांग करेंगे, फिर क्या होगा? इनका व्यय होगा, यानी ये खर्च करेंगे। और जैसे ही ये खर्च करेंगे, तो ये पैसा पुनः कहाँ चला जाएगा? फर्म के पास चला जाएगा। इस प्रकार से उत्पादन से आय किसको प्राप्त हुई? उत्पत्ति के साधनों को। और उत्पत्ति के साधन फिर क्या करेंगे? मांग करेंगे, और वो क्या करेंगे? खर्च करेंगे। और ये खर्च होकर पैसा वापस कहाँ पहुंच जाएगा? फर्म के पास। इसे हम ऐसे भी समझ लेते हैं कि मान लो अर्थव्यवस्था में 1,000 रुपए का उत्पादन हो रहा है। कुल उत्पादन कितने का हो रहा है? 1,000 का। उत्पत्ति के साधनों की आय भी कितनी होगी? 1,000 होगी, क्योंकि इसमें उत्पादन के जो साधन है उनको पूरा पैसा दे दिया जाएगा, बीच में कहीं रोकना नहीं है, मतलब कहीं बचत होगी ही नहीं। और जितनी आय 1,000 रुपए की होगी, ये पूरा उत्पत्ति के साधन व्यय कर देंगे। इसलिए क्योंकि यह मान लिया गया है कि बचत कहीं नहीं है। यानी 1,000 का उत्पादन हुआ, ये पैसा कहाँ चला गया? उत्पत्ति के साधन के पास। इनने फिर खर्च किया और ये पैसा कहाँ पहुंच गया? उत्पादन के उद्योग के पास, फर्म के पास। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आय यहाँ पर इन तीनों के बीच में चक्र, इन तीनों चीजों के बीच में चक्र चल रहा है। कभी फर्म के पास होता है, कभी परिवार के पास, फिर फर्म के पास, फिर परिवार के पास। यही है आय का चक्रीय प्रवाह। मान्यता के अनुसार आय का चक्रीय प्रवाह के लिए हम एक सरल अर्थव्यवस्था, जिसमें हमने दो क्षेत्र ले लिया है, एक है परिवार और एक फर्म। अब ये बताइए कि ये फर्म को जब कोई चीज का उत्पादन करना है, मान लो ये फर्म है खिलौने बनाने की। अब इस फर्म को उत्पादन करना है, तो इसको क्या आवश्यकता होगी? सबसे पहले उत्पत्ति के साधनों की। अब ये उत्पत्ति के साधन इन्हें कहाँ से मिलेंगे? परिवार से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? उत्पत्ति के सभी साधन कहाँ से प्राप्त होंगे? परिवार से होंगे। क्योंकि भूमि का जो मालिक होगा, वो कहाँ होगा? परिवार में होगा। श्रमिक भी यहीं मिलेगा। पूंजी भी कहाँ से मिलेगी? परिवार से मिलेगी। और यहीं पर कोई व्यक्ति क्या होगा? उद्यमी होगा या साहसी होगा, जो फर्म को शुरू करेगा। इस प्रकार जब उत्पत्ति के साधन फर्म में काम करेंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कारक सेवाएं। ये उत्पत्ति के साधन जितने हैं, जब ये फर्म में काम करेंगे, सेवाएं देंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? कारक सेवाएं। अब ये फ्री में तो ये सब काम नहीं करेंगे ना, ये कुछ ना कुछ बदले में पैसा लेंगे। इन्हें इनके काम के बदले में क्या प्राप्त होगा? भूमि को लगान मिलेगा, श्रम को मजदूरी मिलेगी, पूंजी को ब्याज मिलेगा, उद्यम को लाभ मिलेगा। इस रूप में इनको आय प्राप्त होगी। इस प्रकार फर्म कारक सेवाओं के बदले में जो आय या जो तनख्वाह परिवार क्षेत्र को देंगे, उसे हम क्या कहेंगे? कारक अदायगी। क्या कहलाते हैं? कारक अदायगी। मान लो फर्म में 1,000 रुपए का उत्पादन होगा, तो फर्म 1,000 रुपए किसे देगी? परिवार को। यानी ये कारक सेवाएं देगा परिवार क्षेत्र, और फर्म इनको क्या देगा? कारक अदायगी। फर्म का उत्पादन हमने देखा 1,000 रुपए का हुआ। अब यह उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को क्या करेगा? बेचेगा। और खरीदने वाला कौन होगा?
इनको खरीदेगा कौन? परिवार। कौन सा क्षेत्र खरीदेगा? परिवार क्षेत्र में रहने वाले लोग इसको खरीदेंगे। अब परिवार क्षेत्र वाला इन वस्तुओं को खरीदने में अपनी आय को खर्च करेगा। इसको जितने 1,000 रुपए प्राप्त हुए थे, अब ये वापस किसको दे देगा? फर्म को दे देगा, क्योंकि फर्म इनको क्या दे रही है? वस्तुएं और सेवाएं दे रही है। तो इस तरह से पैसा फर्म से आय के रूप में परिवार के पास चला गया, और परिवार से पुनः पैसा कहाँ चला गया? फर्म के पास। यदि हम आय के चक्री प्रवाह को एक ही चित्र में अब हम समझ लेते हैं, किसी फर्म को उत्पादन करना है, इसके लिए वह उत्पत्ति के साधन परिवार क्षेत्र से प्राप्त करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कारक सेवाएं। अब कारक सेवाओं के बदले फर्म उन्हें क्या देगा? पैसे का भुगतान लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में करेगा, जिसको क्या कहेंगे हम? कारक अदायगी। अब परिवार अपनी प्राप्त आय को व्यय करेगा, खर्च करेगा, वो वस्तुओं की मांग करेगा, और वस्तुएं उसको कहां से प्राप्त होंगी? फर्म से प्राप्त होंगी। इस प्रकार 1,000 रुपए फर्म से परिवार के पास, और फिर परिवार से कहां पहुंच जाएगा? फर्म के पास। यही आय का वर्तुल या चक्रीय प्रवाह है। अच्छा, जो उत्पादन की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, इसीलिए आय का प्रवाह फर्म से परिवार की ओर, और पुनः पुनः परिवार से फर्म की ओर, और फिर फर्म से परिवार की ओर। इस प्रकार आय व्यय का जो चक्र है वो क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। इसे ही हम आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। ये रेखा चित्र हमारी बुक में है। इसी रेखा चित्र को मैंने अभी समझाया है। इसमें परिवार कारक सेवाएं दे रहा है। ये देखिए, परिवार कारक है यहाँ, और ये कौन सा दूसरा कारक? फर्म। परिवार कारक क्या दे रहा है? कारक सेवाएं। और फर्म इसके बदले में क्या दे रही है इसको? कारक की अदायगी। फिर ये पैसा प्राप्त कर रहा है, फिर ये खर्च कर रहा है, तो परिवार का जो पैसा है वो कहाँ पहुंच जा रहा है? फर्मों के पास। और फर्म इनके बदले में इनको क्या दे रहा है? वस्तुएं एवं सेवाएं। इस प्रकार से हम इस चित्र को, दूसरे चित्र में मैंने इसलिए बताया जिससे आप आसानी से समझ सकें। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है? किस विधि से हम देश की राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं? तो हम देखेंगे कि हमारे देश में राष्ट्रीय आय की जो गणना है मुख्य रूप से 3 प्रकार से हो सकती है। पहला है उत्पादन विधि, इसी का ही दूसरा नाम है मूल्यवर्धित विधि। दूसरी है हमारी व्यय विधि, और तीसरी है आय विधि। इन तीनों विधियों का मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे ही संबंधित इस पाठ के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना। अभी हमने देखा कि राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां थी? 3 विधियां थी। तो गणना की 3 ही विधियां क्यों हैं? 2 या 4 क्यों नहीं है? हमने अभी समझा कि 3 आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था में मुख्यतः होती हैं। पहला है उत्पादन होता है। किससे होता है? भूमि, श्रम, पूंजी की सहायता से, जिसमें उत्पत्ति के साधन को क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है। और जब आय प्राप्त होगी तो व्यय भी होगा। इस प्रकार तीनों आर्थिक क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। इसीलिए हम राष्ट्रीय आय की गणना भी इन्हीं तीनों के अनुसार करते हैं। जब हम देश का समस्त उत्पादन के योग से राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, तब वह उत्पादन विधि कहलाएगी। जब हम किसके उत्पादन के समस्त वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को यदि हम जोड़ेंगे, तो राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। और यदि पूरे देश की आय को यदि हम जोड़ लें, तो हम आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि पूरे देश का व्यय जितना हो रहा है, इसको यदि हम जोड़ लेंगे, तो उससे भी हम राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना हम तीनों विधियों में से किसी से भी कर सकते हैं, किसी विधि से भी कर सकते हैं। परंतु खास बात यह है कि राष्ट्रीय आय तीनों विधियों से एक समान प्राप्त होगी। जैसे यदि एक देश में, मैंने यहाँ एक उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है, जैसे यदि देश में मान लो 100 गेंदों का निर्माण हो रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था में केवल कितनी गेंद बन रही है? 100। उसका मूल्य कितना है? 10 रुपए। यानी उस देश का जो कुल उत्पादन है वो कितने के बराबर है? 100 रुपए के बराबर है। अब यह पैसा कहाँ चला जाएगा? उत्पत्ति के साधनों पे, भूमि, श्रम, पूंजी पे बांट दिया जाएगा। किसके रूप में? लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में।
तो ये परिवार क्षेत्र की क्या होगी, आय होगी। उत्पादन कितने का हुआ है, 1000 का। तो अर्थव्यवस्था की आय भी कितनी होगी, 1000। और अर्थव्यवस्था के जो परिवार हैं जितने, वो व्यय भी कितना करेंगे, 1000 करेंगे। क्योंकि आय के वर्तुल प्रवाह में यह मान लिया जाता है कि बीच में कहीं पर भी बचत नहीं होती। तो उत्पादन के बराबर आय होगी और आय के बराबर व्यय होगा। तीनों से प्राप्त राष्ट्रीय आय कैसी होगी, एक समान होगी। राष्ट्रीय आय को मापने की तीनों विधियां उत्पादन विधि, आय विधि एवं व्यय विधि। हम किसी से भी राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में साम्य की दशा में कुल उत्पादन, कुल आय और कुल व्यय तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि साम्य की दशा है तो ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सामान्यतः राष्ट्रीय आय की माप के लिए उत्पादन विधि या आय विधि का प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों विधियों की कुछ त्रुटियों से बचने के लिए इन दोनों विधियों का एक साथ प्रयोग करके उत्पादन आय सम्मिश्रण विधि अपनानी पड़ती है। उत्पादन आय सम्मिश्रण विधि, इन दोनों को जोड़कर भारत में भी इसी विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं तीनों विधियों का विस्तार से बताऊंगी। धन्यवाद। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए, आप एक बार नहीं 2-3 बार समझ लीजिए, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप होल लाइफ कॉलेज तक जब तक आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, आगे आपको त्रिक्षेत्रीय मॉडल आ जाएगा, 4 क्षेत्रीय मॉडल आ जाएगा। यदि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप आगे भी मतलब अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू।